डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो द्वितीय वर्ष का सी प्रोग्रामिंग विषय है, उसके एक नए चैप्टर की शुरुआत करी थी पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम था कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसी कड़ी में ये दूसरा हमारी सीरीज़ का लेक्चर है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी पार्ट 2। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल 208 विषय कोड एवं अन्य द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। कृपया ध्यान से देखिए। I am Bharat Goklani and I am lecturer in Government Polytechnic College, Ajmer in Computer Science and Engineering Department. So ये बेसिकली हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स सी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग, दूसरे इटरेटिव या लूप स्टेटमेंट्स और तीसरे जंप स्टेटमेंट, जिनके बारे में आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम उसी कड़ी में जो पहला भाग है इफ एल्स का, उसके बारे में सीखेंगे। सो इफ अ बूलियन एक्सप्रेशन ई वैल्यू टू ट्रू, देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि जो ये नीचे कंडीशन दिखाई गई है, यदि यह कंडीशन सत्य है, ट्रू है, तो फिर इफ के अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो उस कंडीशन में द फर्स्ट सेट ऑफ कोड आफ्टर द एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी कि जब इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद ब्रैकेट बंद होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट आता है, यानी कि उस ब्लॉक के जस्ट बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, विल बी एग्जीक्यूटेड। C programming language assumes any non-zero and non-null values as true। जो आपने पहले भी देखा था कि C भाषा में ज़ीरो को या नॉट नल को तो माना जाता है फॉल्स, और कोई भी नॉन ज़ीरो अंक हो या फिर जो है नॉन नल हो तो उसको माना जाता है ट्रू। तो ये फ्लो डायग्राम है जो लगभग हर जो आपकी भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा, उसके लिए वैलिड है कि आपका सबसे पहले कंडीशन चेक होगी इफ़ के साथ। यदि वो कंडीशन ट्रू है तो आपका जो कोड है, कंडीशनल कोड, वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि यह कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जस्ट इस ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो पिछली बार हमने इफ एल्स के बारे में थ्योरेटिकली सीखा था, आज हम उस इफ एल्स के प्रोग्राम्स बना के देखेंगे या इफ एल्स के प्रकार। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ। सबसे पहले एक हेडर फाइल यूज़ हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद मेन फंक्शन है, और यहाँ हमने एक लोकल वेरिएबल को डिफाइन किया है, इंट a बराबर 10, यानी कि a एक वेरिएबल है जिसमें कोई इंटीजर संख्या आ सकती है और हमने 10 वैल्यू इसमें डाली है। देन हम चेक कर रहे हैं इसकी बूलियन कंडीशन इफ कंडीशन के द्वारा, इफ यदि ब्रैकेट में a लेस देन 20, यदि a का मान 20 से छोटा है, तो बताइए कि क्या a का मान 20 से कम है। जी हाँ, फिलहाल a का मान हमने 10 रखा है और वो 20 से कम होता है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके इफ के नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है printf a इज लेस देन 20, और ब्रैकेट बंद होने के बाद ये देखिए ब्रैकेट यहाँ पे चालू हुए हैं, ये देखिए मंझला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और मंझला ब्रैकेट वापस बंद हुआ है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका इसके नीचे जस्ट नेक्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी वैल्यू होगी वो छप जाएगी, एंड देन रिटर्न 0। आपको बताया था जब भी मेन के साथ इंट यूज करते हैं तो नीचे रिटर्न 0 आएगा, और यदि वॉइड यूज करते हैं तो नीचे गेट ch आएगा। तो मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 20 से छोटी है, तो यहाँ आउटपुट आएगा a इज लेस देन 20, लेकिन जस्ट उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट डाला है, तो ये इफ एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी, द वैल्यू ऑफ ए इज। तो यहाँ पर बेसिकली एल्स का यूज नहीं हुआ है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, और यदि ऐसा ना हो तो ऐसा कर दो। वो हम अगली स्लाइड में सीखते हैं कि जब हमें इफ के साथ साथ एल्स का भी उपयोग करना हो तो किस प्रकार से काम होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इफ के साथ एल्स का भी उपयोग। तो वहाँ तो थी केवल एक कंडीशन कि आप एक ही कंडीशन को जांच रहे हैं,
और यहाँ होंगी एक से अधिक कंडीशन, और उनको आप जांचेंगे बारी बारी से और चेक करेंगे कि एक से ज़्यादा कंडीशंस में से आपके लिए कौन सी कंडीशन सही है और किस कंडीशन में आपको चुनना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे 10वीं में मुझे बताना है कि मेरे कितने प्रतिशत मार्क्स आए, तो आपसे जो मेरी डिस्टिंक्शन है, डिवीज़न है, वो क्या बनी। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि प्लीज़ रिप्लाई योर मार्क्स, कृपया अपने मार्क्स बताइए। अगर आप बोलते हैं कि मेरे मार्क्स तो 80 थे, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि आपकी डिस्टिंक्शन है। अगर आप कहेंगे मेरे मार्क्स जो है 65 थे, तो हम ये कहेंगे कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनी थी। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे मार्क्स तो 55 थे, तो आपकी सेकंड डिवीज़न बनी है। अगर आप कहेंगे मेरे मार्क्स 40 हैं, तो आपकी थर्ड डिवीज़न बनी है। और आप कहेंगे कि मेरे मार्क्स केवल जो है 15 हैं, तो इसका मतलब आप फेल हुए हैं। तो इस प्रकार से एक से अधिक कंडीशंस में से जब कोई एकमात्र कंडीशन चुननी हो, तो हम इफ़ एल्स, जिसे हम लैडर इफ़ एल्स का नाम भी देते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। So, an if statement can be followed by an optional else if else statement, which is very useful to test various conditions using single if else statement. तो ये बेसिकली एक से ज़्यादा else if यूज़ करना और उसके साथ कंडीशंस को चेक करने के लिए बताया गया है। When using if else statement, there are few points to keep in mind. जब भी आप if else का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ पॉइंट्स को आप दिमाग में अवश्य रखें। Can have 0 or 1 else and it must come after any else if. तो कुल मिलाकर इसमें 0 या 1 तो होना ही चाहिए जब भी वो नेक्स्ट else if पे जाता है। An if can have 0 or many else if and they must have before the else. ये आपको अगले प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा। When an else if succeeds, none of the remaining else if और एल्स will be tested। इसका मतलब है जब ऊपर की सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो आखिरी एल्स में चला जाएगा अपने आप बाय डिफॉल्ट। तो ये सिंटेक्स है एल्स इफ एल्स का। चेक करेगा इफ बूलियन एक्सप्रेशन अगर वो ट्रू है तो उस कंडीशन में ये देखिए मंझला ब्रैकेट चालू हुआ है और उससे संबंधित आपके आंकड़े चल रहे हैं। एल्स इफ यदि यह कंडीशन गलत है, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो चेक कीजिए क्या ये सही है। एल्स इफ अन्यथा चेक करो कि यार यह सही है। अगर यह भी सही नहीं है तो फिर नेक्स्ट चेक करो, यह भी सही नहीं है तो नेक्स्ट चेक करो, और कोई भी सही नहीं है तो अंतिम एल्स में अपने आप आपका कंट्रोल चला जाएगा। देखते हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कोड बनाकर। आपके सामने ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ऊपर हेडर फाइल लिखी हुई है #include stdio.h। देन आपका मेन फंक्शन है। मेन एक वेरिएबल घोषित किया है जिसके अंदर हमने 100 वैल्यू डाली है। देन इसके बाद चेक कर रहे हैं इफ़ ए डबल इक्वल, आपने सीखा था कि डबल इक्वल तुलनात्मक जो ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, जब भी हमें दो चीज़ों की तुलना करनी हो। तो यदि ए डबल इक्वल 10 का मतलब है ए का मान 10 के बराबर है, तो उस कंडीशन में आपको छाप दिया आपने प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इज 10, आपने सिंपल छाप दिया। देन इसके बाद एल्स इफ यदि ऐसा नहीं है तो चेक करो क्या ए की वैल्यू 20 के बराबर है। अगर a डबल इक्वल 20 है, यानी कि एक की तुलना करने पर अगर लगा कि 20 है तो आपने इसकी वैल्यू छाप दी, वैल्यू ऑफ a इज 20। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। एल्स इफ a अगर 30 के बराबर है तो छाप दीजिए 30। एल्स यानी कि अगर तीनों ही चीज़ें ऊपर की सत्य नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे नन ऑफ द वैल्यूज इज मैचिंग। और अंत में चाहें तो लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a इज, तो जो भी a की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपके सामने छप जाएगी और प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं। यहाँ हमने लैडर इफ एल्स यानी कि एक से ज़्यादा इफ एल्स जिसमें हो, यहाँ एक से ज़्यादा कंडीशंस में से आपको एक कंडीशन चुननी हो, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिया है। हमने एक वेरिएबल लिया है a जिसमें मान डाला है 100 और चेक किया है यदि a का मान 10 है तो 10 छाप दो, यदि a का मान 20 है तो 20, 30 है तो 30, अन्यथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं है तो a का, इसका मतलब आपकी कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई है। और अंत में छाप दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू a की या ये है। तो आप देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही पहुंच जाएगा, आपके पहली कंडीशन चेक होगी क्या a का मान 10 है, जी नहीं,
तो इसका मतलब इस इफ में एंटर नहीं होगा। नेक्स्ट जाएगा एल्स इफ, यदि उपरोक्त सही नहीं है तो ये चेक करो क्या ए का मान 20 है, ये भी गलत है। यदि ये भी सही नहीं है एल्स इफ, तो ए का मान चेक किया 30 है, यह भी सही नहीं है। यदि तीनों ही सही नहीं है तो अंतिम एल्स में चला जाएगा और छाप देगा नन ऑफ द वैल्यूज इज मैचिंग। और जब ये इफ एल्स ब्लॉक खत्म होगा तो आखिर में आपने छापा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज इतना। तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट वही होगा जो प्रिंट एफ आपका पहला पहला छपेगा। आपका पहला प्रिंट एफ छप रहा है क्योंकि सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, तो ये वाला आपके सामने आएगा नन ऑफ द वैल्यूज इज मैचिंग। और उसके बाद अगला प्रिंट एफ जहाँ पे आपका छपेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी आपका वैल्यू आपने दी है 100, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा डेमो था लेडर इफ एल्स का, यानी कि एक से ज़्यादा इफ एल्स का। आगे जो ऑप्शन आ रहा है वो है नेस्टेड इफ एल्स। आपको बताया था जब हमने पिछला लेक्चर लिया था कि नेस्टिंग मतलब एक चीज़ के अंदर समान दूसरी चीज़। तो नेस्टेड इफ एल्स, इसी प्रकार नेस्टेड स्विच भी आप पढ़ेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज लीगल इन सी प्रोग्रामिंग टू नेस्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट की नेस्टिंग भी की जा सकती है, विच मीन्स यू कैन यूज वन इफ और एल्स इनसाइड अनदर इफ और एल्स। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आप यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स किस प्रकार है? सबसे पहले पहला इफ लिखेंगे और उसके अंदर कंडीशन चेक होगी। ब्रैकेट के अंदर एंटर होती है एक और इफ, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो ये क्या पढ़ा जाएगा इसको हिंदी में? यदि यह सही है तो चेक करो क्या यह भी सही है। अब ये दोनों एक साथ सही हो जाती हैं, उस कंडीशन में आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और इनके साथ हम आगे एल्स भी जैसे यूज़ करते आए हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस प्रकार एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है कि एक परत के अंदर दूसरी परत, और वो घोंसला उसका नेस्ट कहलाता है, इसी प्रकार यहाँ नेस्ट इफ एल्स यानी नेस्टेड इफ एल्स इसका नाम रखा गया है कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। तो यू कैन नेस्ट इफ एल्स इनसाइड इफ एल्स इन सिमिलर वे यू हैव नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो जिस प्रकार इफ के अंदर इफ आ सकता है, एल्स के अंदर एल्स आ सकता है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स आ सकता है, सभी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। आइए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर एक हेडर फाइल है #include stdio.h, फिर मेन फंक्शन आया है। यहाँ आपने एक के बजाय दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a और b। a में वैल्यू आपने डाली है 100 और b में वैल्यू डाली है 200। सबसे पहले चेक हो रहा है इफ़ a डबल इक्वल b, मतलब यदि a की तुलना करने पर इसका मान 100 के बराबर है। और इसके अंदर एंटर होती फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगाया इफ़ b डबल इक्वल 200, कि यदि b का मान तुलना करने पर 200 के बराबर है। और इसके भी अंदर एंटर होने पर आपने लिखा है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड वैल्यू ऑफ b इज 200। तो बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपने दो वेरिएबल्स लेकर ये प्रदर्शित किया है कि यदि पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, ऐसा है तो आप अपने अंतिम स्टेटमेंट जो आपके ब्लॉक्स के अंदर आएगा उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अगली लाइंस में इनकी एग्जैक्ट वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। आपने क्या लिखा? प्रिंट एफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज %d। तो ये %d हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमें इंटीजर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, उसका मान कहाँ पर है? एक कॉमा के बाद। \n आप सीख चुके हैं क्यों यूज़ करने हैं, कर्सर को अगली लाइन में लाने के लिए। तो यहाँ पहले लाइन लिखी आपने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज, जो भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आप जब ये प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बनाएंगे तो आपको बताया गया है कि लाइंस वाली जगह पे तो प्रोग्राम बनाना है जिस पेज पे आपकी लाइनिंग है, और उसके सामने जो फ्रेश पेज है, ब्लैंक पेज, उसमें आपको इसका आउटपुट डिस्प्ले करना है। और आउटपुट लिखने का तरीका आपको कई प्रोग्राम में सिखा चुके हैं। जो सबसे पहला प्रिंट एफ आपका होगा सारी कंडीशन सही होने के बाद, वो है ये, क्योंकि a का मान भी 100 है तो ये सत्य हो गया, b का मान 200 है ये भी सत्य हो गया। तो पहला प्रिंट एफ जो छपेगा वो छपेगा वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड b इज 200। देन ये ब्लॉक्स खत्म होने के बाद ये दोनों प्रिंट एफ तो छपेंगे ही, क्योंकि ये इफ़ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ छपेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a इज %d की जगह a का मान
तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 100, देन \n है इसलिए लाइन चेंज, फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज जो भी उसकी वैल्यू है 200, देन अगेन लाइन चेंज। तो ये आपके आउटपुट लिखने का तरीका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो अगला लेक्चर है उसमें हम स्विच केस के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।